जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ए रहा, निम्न में से कौन सी राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात इज द राइट आंसर। देखिए सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, यानी कि दक्षिण भारत के सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और सबसे छोटे तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा है। सबसे छोटे तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा है। भारत के कुल 9 राज्य है जिसकी तट समुद्र से लगता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य है जिसकी सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। और जो द्वीप के मिला देंगे यानी कि पूरी अगर द्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह को मिला देंगे तो इसकी जो लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, यानी लगभग 7500 किलोमीटर। जो गुजरात की तट होती है इसे कठियावाड़ के तट कहते हैं और जो तमिलनाडु की तट होती है उसे कोरोमंडल की तट कहते हैं और जो केरल की तट होती है उसे मालाबार की तट कहते हैं। जो हमारी मानसून होती है यानी कि जो भारतीय मानसून होता है और सबसे पहले आपकी केरल के तट पे यानी कि मालाबार तट पे आती है और सबसे पहले वर्षा आपकी मालाबार तट पे कराती है। और लौटते मानसून के समय यानी कि जब मानसून लौटती है तो उस समय जो वर्षा होती है यानी कि ठंडों के दिनों में जो वर्षा होती है आपकी तमिलनाडु के तट पे होती है। तमिलनाडु के तट यानी कि कोरोमंडल के तट पे क्या होती है? बारिश होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। देखिए आईसीएआर के अनुसार जो हमारे भारत में मिट्टियां है वो 8 प्रकार के होती है जिसमें सबसे उपजाऊ आपकी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है समस्त उत्तर भारत में पाई जाती है, यानी कि जो नदियां होती है वो अपने साथ अवसादों के लेके आती है और इस अवसाद से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी भी 2 भागों में बटी होती है, एक होती है आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी और दूसरा होती है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए नवीन जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जहां नदियां की पानी हर साल यानी कि जहां बाढ़ की पानी नदी की पानी हर आती है उसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जहां बाढ़ की पानी कभी कभी आती है उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी के मुकाबले पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन है क्या? काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? कपासी मिट्टी। कपासी, इसी को काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस ऑक्साइड के कारण होता है और जो काली मिट्टी होती है इसमें सबसे अधिक आपकी कपास वगैरह की खेती की जाती है और जब इसमें क्या होती है पानी जो होती है सबसे अधिक सोखता है यानी कि पानी ग्रहण जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है आपकी काली मिट्टी में। और जो लाल मिट्टी होती है लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और लाल मिट्टी जब जल को ग्रहण करती है तो जब जल योजित होती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, अर्थात वैसी मिट्टी जो जल योजित होती है तो उसका रंग पीला हो जाता है उसे लाल मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1916 और ऑप्शन डी 1923। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बनी 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था उसी समय यह फैसला लिया गया कि यानी कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और 1911 के बाद भारत की राजधानी कहां चली गई? नई दिल्ली चली गई। आज जो 1931 में यानी कि ऑप्शन बी 1931 जो है इसमें क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। देखिए गोलमेज सम्मेलन, पहले का आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932। तो जो पहले का गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। जो दूसरा का गोलमेज सम्मेलन हुआ यानी कि 1931 में, इसमें महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी। महात्मा गांधी इसमें गए थे एस राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से। जब एस राजपूताना पानी वाले जहाज से महात्मा गांधी गए थे कहा? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और यहीं पे महात्मा गांधी को वेस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। और जब 1931 में मैकडोनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई तो महात्मा गांधी बीच यानी कि जो बीच सम्मेलन था उसी में क्या किया? छोड़कर चले और पुनः भारत में आके आंदोलन करना शुरू कर दिए। और 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी पुणे के यारवा जेल में पुणे की जो यारवा जेल था उसमें क्या किए थे? अन्न जल छोड़ दिए थे और अनशन पे बैठ गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और देखिए 1916 जो 1916 था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे एसी मजूमदार यानी कि अंबिका चंद्र मजूमदार। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी आए थे और इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुआ और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के जो किसान की दयनीय स्थिति थी इसके बारे में महात्मा गांधी को बताया और महात्मा गांधी अगले साल यानी कि 1917 ईस्वी में कहां आए? बिहार के चंपारण में आए और यहीं पे इन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और जो 1923 था इसी में आपका हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु भविष्य के धातु के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी लोहा। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाइटेनियम इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य, तारा और चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन सी जूलॉजी यानी कि भू विज्ञान और ऑप्शन डी खगोल विज्ञान। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि खगोल विज्ञान इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उस धातु के नाम बताइए जो कमरे के तापमान में जो कमरे के तापमान में क्या होते हैं? ठोस है, लेकिन जब हथेली पर रखते हैं तो पिघलने लगते हैं। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है पोटेशियम, ऑप्शन बी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी दिया हुआ सोडियम और ऑप्शन डी दिया हुआ गैलियन। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैलियन इज द राइट आंसर। गैलियन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान में ठोस है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग हथेली पर रखते हैं तो यह क्या करता है? पिघलने लगता है। अगला क्वेश्चन, आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज डैश में की गई थी? ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1921 और ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आर डी बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज आपके किया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1922 इज द राइट आंसर। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखा आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। यह आपकी वर्तमान में
यह वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे है और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो है। जो सिंधु सभ्यता थी इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसकी जो क्षेत्रफल थी 12.96 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो सिंधु सभ्यता है इसकी आकार त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता है इसकी उत्तरी विस्तार आपकी मंडा है, दक्षिणी विस्तार दायमाबाद है, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर है और पश्चिमी विस्तार सुत्का-बेंडोर यानी कि दासक नदी के किनारे पाकिस्तान में है। जो क्या था सिंधु सभ्यता में सबसे पहले स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और धौलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में पहली साइट है जो क्या है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत में शामिल किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु पॉलिएस्टर फाइबर के समान है? ऑप्शन ए रेयॉन, ऑप्शन बी नाइलॉन, ऑप्शन सी एक्रिलिक और ऑप्शन डी टेरिलिन। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी शतरंज से और ऑप्शन डी कुश्ती से। तो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुश्ती इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म में कौन से भगवान को निर्माता के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड गणेशा, ऑप्शन बी लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्रह्मा और ऑप्शन डी लॉर्ड शिवा। तो जो इनके निर्माता माने जाते हैं किनको ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने मुख्य रूप से दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। ऑप्शन ए ऑप्शन ए आपका है एक धार्मिक मंडली बनाने के लिए, ऑप्शन बी हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेद खत्म करने के लिए, ऑप्शन सी नस्लीय और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए और ऑप्शन डी एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की स्वीकार हो। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दीन-ए-इलाही की स्थापना अकबर द्वारा एक नए धर्म की शुरुआत किया गया था 1582 में। इसके मानने वाले पहले हिंदू आपके बीरबल थे। बीरबल जो थे अकबर के नौरत्न में से एक थे और बीरबल की जो मृत्यु हुई थी कश्मीर में विद्रोह को दबाने के यूसुफजाई कबीले के विद्रोह को दबाते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई थी। जो अकबर थे इनका जन्म आपका हुआ था अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था अमरकोट के राजा वीर शाह के दरबार में। इसके जो पिताजी थे यानी कि अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। यानी कि जब हुमायूं की मृत्यु हुआ 1556 में उसके बाद अकबर क्या हुआ राजगद्दी पे बैठा और जो अकबर थे इसके संरक्षक के नाम थे बैरम खान और बैरम खान के नेतृत्व में इन्होंने 56 से 60 तक क्या किया था शासन किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी मात्रा निश्चित है और आकार नहीं? ऑप्शन ए किताब, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नींबू की रस और ऑप्शन डी भाप। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो नींबू की रस है इसकी क्या है मात्रा निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। देखिए जो पदार्थ होती है उसकी 3 अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। इसकी चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो ठोस होती है इसकी आकार और इसकी आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है और जो द्रव होती है इसकी आयतन निश्चित होती है परंतु आकार अनिश्चित होती है और जो गैस होती है इसकी आयतन और आकार कोई भी निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसके लंबाई के अनुपात का कितना है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 2:4, ऑप्शन सी 3:4 और ऑप्शन डी 3:5। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है चौड़ाई का अनुपात है, चौड़ाई का अनुपात लंबाई से कितना है? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 2:3। अगर यही पूछता लंबाई अनुपात चौड़ाई तब होता 3:2।
अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए मिट्टी से, ऑप्शन बी वातावरण से, ऑप्शन सी क्लोरोफिल से और ऑप्शन डी सूर्य के प्रकाश से। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी पोषक प्राप्ति यानी पोषक तत्वों की प्राप्ति मिट्टी से करते हैं, मिट्टी से करते हैं और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग क्या होता है? हरा होता है। और सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मिट्टी से पोषक तत्व और जल की प्राप्ति करते हैं। इसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाती है। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दिन में संपन्न होती है। और जो पौधे होते हैं इसमें एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो क्या करता है? जल को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी नैनी अमारी, ऑप्शन सी अनोशेह अंसारी और ऑप्शन डी सुनीता नारायण। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैंसर रोग के उपचार में कौन सा टेस्ट हमारी मदद करता है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी मूत्र परीक्षण, ऑप्शन सी रक्त परीक्षण और ऑप्शन डी बायोप्सी टेस्ट। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यानी कि बायोप्सी टेस्ट। अगला क्वेश्चन, हवा में मिश्रित ध्वनित रंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसवर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन सी ध्रुवित और ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडिनल। तो इसकी जो आंसर होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।